और यहाँ से जाता है वो सीधा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जाकर लगातार सीरीज ऑफ लेक्चर देता है और वो केवल और केवल बात करता है उस देश के बारे में जिस देश पर हमें गर्व होना चाहिए, वो है भारत। और जाकर वो ये कहता है कि दुनिया के किसी कोने में किसी प्रकार की कोई समस्या यदि आपके पास आती है तो उस समस्या का एक ही समाधान हो सकता है और एक ही जगह हो सकता है और वो जगह है केवल और केवल और केवल भारत। कौन कहता है? मैक्स मुलर। कहां से आया? जर्मनी से। क्या सीखा? संस्कृत। क्या पढ़ा? वेद, उपनिषद। और जाकर सीरीज ऑफ लेक्चर जर्मनी के बारे में नहीं देता, किसके बारे में देता है? भारत के बारे में। फिर ये दूसरा चित्र है, ये बता सकते हैं ये चित्र कहां का है? कहां का? हजरत। हाँ, ये है डल झील का, ठीक। और इस डल झील के बारे में हम कहते हैं कि ये डल झील जो है ये बहुत खूबसूरत है और इसी खूबसूरत डल झील जो है ये ब्रह्मा के मानस पुत्र कौन थे? महर्षि कश्यप, उनकी ये तपोभूमि है। चूंकि महर्षि कश्यप की तपोभूमि है इसलिए इसका नाम कश्मीर है। और उसी कश्मीर के बारे में आगे चलकर मैक्स मुलर ये भी कहता है कि दुनिया में यदि कहीं कोई स्वर्ग है तो वो स्वर्ग केवल और केवल भारत में ही है और कहीं नहीं है। उसके बाद एक और शासक आया जो कि मुस्लिम शासक था और वो मुस्लिम शासक का नाम था शाहजहां। जब वो पहली बार डल झील गया और डल झील को जैसे ही उसने देखा उसके मुंह से पारसी में निकल कर आया कि गर फिरदौस बर्रुए ज़मीयस्त अमीयस्तो अमीयस्तो अमीयस्त। यदि धरती पर कहीं कोई स्वर्ग है तो वो यही है और कहीं नहीं। इस स्वर्ग के बारे में किसने कहा? मैक्स मुलर ने। इस स्वर्ग के बारे में किसने कहा? शाहजहां ने। और हमसे पूछिए स्वर्ग कहां है तो हम कहते हैं स्विट्जरलैंड में। हमसे पूछिए स्वर्ग कहां है तो हम कहते हैं अमेरिका में है। हमसे पूछिए स्वर्ग कहां है? मॉरिशस में है। हमसे पूछिए स्वर्ग कहां है? भारत में छोड़कर कहीं और हो सकता है। ये हमारे भारतीय होने का तात्पर्य है। तो हमने कहीं ना कहीं अपने मूल्यों को गिराया, अपने मूल्यों के साथ समझौता किया और आगे आने वाली पीढ़ी को कहते हैं कि इनमें तो मूल्यों का लगातार ह्रास हो रहा है, तो हम में है कहां मूल्य जो हम उनको संचालित कर पाए। यदि हम में ही मूल्य नहीं होंगे तो उनका तो ह्रास अवश्यम भावी है। तो वो ह्रास किसके कारण हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमी के कारण। इसलिए हमें ये जानना, हमें ये जगाना, हमें ये जताना बहुत आवश्यक है कि भारत होने का तात्पर्य क्या है और भारतीय होने का तात्पर्य क्या है। और ये हम आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा। ये तो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। हमें तो पता चला आर्यभट्ट और भास्कर नाम के मैथमेटिशियंस थे, वो तब पता चला जब हमारे यहां से 2 उपग्रह छोड़े गए जिनका नाम था, तब हमको समझ में आया कि आर्यभट्ट और भास्कर तो हमारे यहाँ के थे। और आज भी बच्चों से पूछेंगे तो बोलेंगे वो तो उपग्रह का नाम है। आर्यभट्ट भी नहीं पढ़ते हमारे बच्चे और भास्कर भी बिल्कुल नहीं पढ़ते हमारे बच्चे। फिर हम पूछे रामानुजन कौन है तो पता चला, बहुत दिन बाद पता चलता है रामानुजन नाम का भी एक वैज्ञानिक हुआ था जिसको हार्डी ने शेप किया और दुनिया के 10 बेहतरीन मैथमेटिशियंस में एक बन गया हमारा अपना रामानुजन। लेकिन हम रामानुजन के बारे में भी बच्चों को नहीं बता पाते। ट्रेडिशनल मेडिसिन, योग, वेद, बहुत हमको ये कहना पड़ेगा कि रामदेव बाबा को हमको निश्चित रूप से धन्यवाद देना पड़ेगा कि रामदेव बाबा यदि नहीं आते तो पतंजलि नाम का व्यक्ति ने योग शास्त्र बनाया था, ये भी हमको पता नहीं चलता। आज पतंजलि को हर कोई जानता है, कम से कम एक व्यक्ति के कारण। और उस योग से जब हम निरोग हो सकते हैं, उस योग को भी आजकल हम एक फैशन के तौर पर करते हैं, जो कि हमारे यहाँ की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा था, वो भी हमसे दूर हो गया। फिर आते प्रिजर्विंग आर्ट, कल्चर एंड ट्रेडिशन। हम बहुत सारी जगह घूमने चले जाते हैं लेकिन उन जगहों के बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो हमको प्राप्त नहीं हो पाती। वहां पर खड़े होकर सेल्फी खिंचवा लेते हैं, फोटो बहुत अच्छी खिंचवा लेते हैं, लेकिन हम अपने यहाँ की जो चीजें हैं उनके बारे में जानकारी कभी संचरित नहीं कर पाते। फिर एंशिएंट स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। इतने सारे स्ट्रक्चर हैं जो कि लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर कर देती हैं, पत्थर पर उकेरी गई हैं या कहीं बनाई गई हैं, वो भी इतनी बढ़िया हैं कि हम उनके बारे में भी हमको जानकारियां नहीं हैं। फिर एस्ट्रोनॉमी या कॉन्शियसनेस स्टडीज। हमारे अंदर चेतना जरूर है लेकिन सारी की सारी चेतना हमारी आज भी सुप्त अवस्था में है, जागृत अवस्था में परिवर्तित नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। जिन भारतीय ज्ञान परंपराओं को हमने लगातार छोड़ दिया, विषयों से उसको दूर कर दिया और भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे लिए बाहरी वस्तु के रूप में आ गई और हमने
बहुत सारी चीजें वो स्थापित कर ली जिनसे हमारा लेना देना नहीं है। मैं भी बैठा था गुराडी जी के साथ, बात कर रहा था, आपने कहा कि आप तो इंग्लिश के हैं, मैंने कहा हाँ इंग्लिश का हूं, और मुझे इंग्लिश में यह पढ़ाया गया कि ये जो कालिदास है वो कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया है। और जब मैं खोजा तो पता चला कि कालिदास तो कितने साल पहले शेक्सपियर के पैदा हुआ है, और कालिदास ने इतनी बढ़िया बढ़िया रचनाएं की हैं। मृच्छकटिकम लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, मेघदूतम लिखा उसने, और वो शेक्सपियर से इतना पहले पैदा हुआ, शेक्सपियर उसके बाद पैदा हुआ। तो हमें यह कहना चाहिए शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, ये कहना चाहिए था, जबकि हमको पढ़ाया गलत तरीके से गया था, और हम कभी ये समझ ही नहीं पाए कि शेक्सपियर और कालिदास में महान कौन है। तो शेक्सपियर से ज्यादा महान तो हमारा कालिदास। निर्वासित होकर उज्जैन से कालिदास आता है सरगुजा की एक जगह पे जिसका नाम है रामगढ़, और वहां पर बैठकर वो मेघदूत की रचना करता है, और वो मेघों को अपना दूत बनाता है ताकि प्रेयसी तक वो संदेश, वो मेघ जो है पहुंचा सके। और कालिदास केवल न नाटकों की रचना किया बल्कि वहां के लोगों को लेकर उन नाटकों का वहां उसने मंचन भी किया। इसलिए दोनों में बहुत समानता है शेक्सपियर और कालिदास में, क्योंकि दोनों नाटक लिखते भी थे और दोनों नाटकों का मंचन भी कराते थे। और वही यदि कालिदास की उस जगह को जाकर आप देखते हैं जहां पर रामगढ़ है, उस रामगढ़ में ऊपर से बोला हुआ डायलॉग नीचे तक बिना किसी माइक के सुनाई देता है। इतनी बढ़िया उसकी अकॉस्टिक्स है। हम हिंदी साहित्य में लगातार लोगों को पढ़ाते हैं और कालिदास पढ़ाते हैं, लेकिन कभी भी किसी महाविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों को कालिदास के किसी नाटक के एक दृश्य का मंच